दोस्तों मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम फॉर वन डे एग्जाम में। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं चला रहा हूं फिजिक्स की सीरीज वो भी चैप्टर वाइज। तो आज इसका तीसरा क्लास है जिसका नाम है तरंग। इंग्लिश नेम इसका होता है वेव। और ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQs होंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर मेरे पूरे चैप्टर वाइज की सीरीज़ देखनी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हैं। या नहीं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को एक जगह देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश तरंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं कैसी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों टाइप की तरंगे होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है इसलिए कारण से। क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। ध्वनि का वेग दोस्तों माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वनि का वेग जो है वह अधिक होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 सेकेंड। दोस्तों सेकेंडों का लोलक जो होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल एक निश्चित बिंदु से वापस उसी बिंदु तक पहुंचने वाले समय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवधिक गति, जिसका इंग्लिश नेम होता है पीरियोडिक मोशन। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणें। जी हाँ दोस्तों, अवरक्त किरणों की तुलना में जो होती है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा अधिक होती है, जबकि एक्स एवं गामा किरणों की अपेक्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोगाणुनाशक के रूप में। अगला क्वेश्चन, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वायुयान, अंतरिक्ष यान, मोटर वाहन, मौसम संचारण इत्यादि में रडार तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदी होती है क्योंकि। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेषित संकेत की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंगों की आवृत्ति। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों मतलब वाइब्रेशनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है कंपन पर सेकंड, जिसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन,
ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोफोन जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापमान को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकिरण माध्यम। दोस्तों, विकिरण प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजेन ने। एक्स किरणें दोस्तों एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 0.01 से 10 नैनोमीटर के रेंज में होती है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फा किरण दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि पहले अल्फा किरण आती है, उसके बाद बीटा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद स्थान आता है गामा किरण का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विकिरण मतलब एक्स किरण या गामा किरणें आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैम में। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगें मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता के ही केवल विद्युत एवं चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती है। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर पैमाने का। अगला क्वेश्चन, पद अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर का संबंध है किस चीज से? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप से। दोस्तों, पृथ्वी के बाह्य परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप जो होता है भूकंप आता है, और भूगर्भ में भूकंप के उत्पन्न होने के फोकस मतलब केंद्र को क्या कहा जाता है? हाइपर सेंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल, जिसे हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, डेसिबल क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि स्तर का एक माप है। अगला क्वेश्चन, शोर को किसमें मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात स्तर कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45 dB। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक शोर की जो है वो सीमा जो है वो है 55 डेसिबल, जबकि रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक शोर की वो रेंज होती है वो 45 डेसिबल है।
अगला क्वेश्चन, द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर हो। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गति। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आखिर मैक संख्या होती क्या है। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की स्थिर परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। तो यदि अगर मैक संख्या 1 है तो वह ध्वनि की गति के बराबर होगी, और यदि मैक संख्या 1 से अधिक होगी तो पिंड के चाल पराध्वनि मतलब सुपरसोनिक कहलाती है, और यदि यह 5 से अधिक हो जाए तो उसे अति पराध्वनि मतलब हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितनी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 से 20,000 HZ। और प्रायः दोस्तों 20 किलो HZ से अधिक आवृत्ति की तरंगों को हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है, तो इसके विस्तार का अनुपात क्या होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5:3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तीव्रता समानुपाती होता है आयाम का स्क्वायर। तो यहाँ तीव्रता पे कितना चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा दोनों पे दोस्तों। तो 25 का रूट 5 हो जाएगा और रूट 9 का रूट जो होता है वो 3 हो जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होगी और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्व तरंग है। दोस्तों यहाँ तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ है 0.3 मीटर, तरंग की गति भी इक्वल टू दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है F इक्वल टू V बाय लैम्डा। तो F बराबर हो जाएगा 300/0.3 इक्वल टू 1000 हर्ज। अतः यह एक क्या हो जाएगी, श्रव्य ध्वनि हो जाएगी, जो कि 20 हर्ज से 20,000 किलो हर्ट के बीच में आती है। अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करती है। पराध्वनिक का इंग्लिश नेम होता है दोस्तों हाइपरसोनिक। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि बूम। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। दोस्तों ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अतः ध्वनि तरंगों में ध्रुवन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है किस रूप में। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृश्य प्रकाश के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाब का। अगला क्वेश्चन, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समदाबी प्रक्रिया का। अगला क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती है किससे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ निर्वात होती है वहाँ से ध्वनि गुजर नहीं सकती है। इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव या गैस की। अगला क्वेश्चन,
निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, इसे देख के बताना है कि इसमें वह कौन सा है जिससे कि ध्वनि सबसे ज़्यादा तेजी में गमन करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है। अगेन सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ ऑप्शंस आपके अलग हो गए हैं, तो आप ऑप्शन को देख के बताएंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहे की छड़। दोस्तों मैं आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना चाहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल जो होती है वो 267 मीटर पर सेकेंड, लोहे की छड़ में ध्वनि की चाल जो होती है वो 5130 मीटर पर सेकेंड, जबकि भाप में ध्वनि की चाल जो होती है वो 477.5 मीटर पर सेकेंड, और जल में ध्वनि की चाल जो होती है 1482 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, लोहे की छड़। अगला क्वेश्चन, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, यह डैश है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्दियों में वह अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ध्वनि का वह लक्षण दोस्तों जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तारत्व कहते हैं। तो ध्वनि का तारत्व किस पर डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तारत्व बढ़ने के साथ क्या होता है, ध्वनि हमें पतली सुनाई देती है, और जबकि वही तारत्व अगर मोटी हो जाती है तो ध्वनि हमें सॉरी दोस्तों, ध्वनि हमें मोटी कब सुनाई देती है, जब तारत्व जो है वो कम या नीचे हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मानवों में ध्वनि डैश के द्वारा उत्पन्न होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंठ के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्ध्य प्रभावित होता है दोस्तों, क्योंकि ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ने से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की निर्देश आवृत्ति मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी स्मॉल n है, तो आपको बताना है कि निर्गत आवृत्ति मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, n ही होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने डॉक्टरों के गले में देखा होगा कि जिससे वो हार्ट बीट चेक करते हैं, उनके गले में लटका हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि का परावर्तन। और ये स्टेथोस्कोप एक क्या है, चिकित्सकीय यंत्र है जिसके द्वारा हृदय या फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैथोड किरण दोलन दर्शी मतलब ऑसिलोस्कोप। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसी कारण से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शिकार परभक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि निर्धारण का। अगला क्वेश्चन, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसका वेग एक समान हो सकता है। अगला क्वेश्चन,
रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है कौन सा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। जी हाँ दोस्तों, मुख्यतः 100 से लेके 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल जो होता है वो वायुमंडल कहलाता है। और रेडियो तरंगों की खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं किस पर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयमंडल पर। अगला क्वेश्चन, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रणोदक कंपन के द्वारा, मतलब फोर्स्ड वाइब्रेशन के कारण। अगला क्वेश्चन, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करती है जब वह आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब वह कंपन करता हो तभी हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंग। MRI का फुल फॉर्म दोस्तों होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी तरंग दैर्ध्य को। दोस्तों, आज मैंने आपको कराया फिजिक्स के चैप्टर 3 जो कि थे तरंग, मतलब इंग्लिश नेम इसका था वेव। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे जितने भी चैप्टर वाइज सीरीज़ है उसको देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, यानी तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।